नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर आए हैं हेल्दी हल्द्वानी और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेंद्र शर्मा। आप पिथौरागढ़ में रहे हैं काफ़ी अर्सा और आपने बहुत काम किए हैं ब्लड बैंक को लेकर। जब मरीजों को पिथौरागढ़ जैसे सुदूर सीमांत जनपद से देहरादून हल्द्वानी आना पड़ता था बहुत छोटे छोटे कामों के लिए, तो वो सारी सुविधाएं ब्लड से रिलेटेड आपने पिथौरागढ़ में मुहैया कराई हैं। तो आज हम इसे विस्तार से जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए ब्लड बैंक का कितना अहम रोल है और ब्लड बैंक के भीतर और क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा हैं, बहुत सारे इसके सेगमेंट्स हैं, उनको भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो स्टेशन में। धन्यवाद। नमस्कार श्रोतागणों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, लगभग 27-28 साल आपने स्वास्थ्य विभाग में अभी गुजारे हैं और अभी तो 65 साल उम्र कर दिया है सेवानिवृत्ति का। तो अभी आपके 5 साल और बचे हैं अभी, है ना? तो हम चाहते हैं कि इन पूरे जीवन के जो अनुभव आपके हैं उनको कुछ हमारे साथ साझा करिए, हमारे श्रोताओं के साथ में, कि कैसे आपका पैथोलॉजी की दिशा में जाना हुआ और तब जब आपने ज्वाइन किया था उस समय क्या एडवांसमेंट थे, क्या टेक्नोलॉजी थी और इन 20-30 सालों में हमने क्या हासिल किया है। श्रोताओं, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पर्वतीय जनपद पिथौरागढ़ से आता हूँ। मैंने जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में सन 1997 में योगदान सूचना दी थी। उस समय जो है मैं आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के तौर पे वहाँ पे कार्य करता था। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे रक्त केंद्र या ब्लड बैंक की स्थापना भी होनी है। पहले से जो ब्लड बैंक था वो बहुत छोटा था, पैथोलॉजी के साथ ही वो अटैच था। हमने जो है धीरे धीरे करके जो है एक नई बिल्डिंग वहाँ पे सरकार ने वहाँ पे उसका निर्माण किया, जो कि रक्त केंद्र पिथौरागढ़ या ब्लड बैंक पिथौरागढ़ के नाम से जाना गया। और उसका ब्लड बैंक बनाने के लिए जो है काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें मैन पावर से लेकर के उसका स्ट्रक्चर, इक्विपमेंट वगैरह जो है उस सब चीज़ की ज़रूरत होती है। उसका जो एरिया होता है कम से कम 100 स्क्वायर मीटर होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका जो है मानक पूरे हो पाते हैं। और उसके अलावा उसमें मैन पावर में जो है मेडिकल अफसर, लैब टेक्नीशियंस, स्टाफ नर्सेस, वार्ड बॉय, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियंस की बहुत ज़्यादा इसमें योगदान होता है, तभी ब्लड बैंक की स्थापना हो पाती है। और उसके अलावा ब्लड बैंक में ब्लड को उसको संग्रहित करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए जो है डोनर काउचेज की ज़रूरत होती है और रेफ्रिजरेटर्स की ज़रूरत होती है। ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर, माइक्रोस्कोप जांच के लिए, ये सब चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध कराई जाती हैं। और केमिकल्स होते हैं, एंटी सिराज होते हैं और 5 बीमारियों की जांच जो कि मुख्य रूप से वो जो पहले से ही की जा रही है, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, VDRL, ये सब 5 बीमारियां जांच करने के पश्चात ही वो रक्त जो है दूसरे मरीज को चढ़ाया जाता है, ताकि एक व्यक्ति से वो बीमारी दूसरे व्यक्ति में न जा पाए। इसलिए रक्त को स्क्रीनिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और उसके अलावा जो है ब्लड ग्रुपिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लड ग्रुपिंग में जो है ब्लड के, जैसे कि सबको मालूम होता है कि 4 ग्रुप होते हैं, A, B, O तथा AB, तथा उसके अलावा एक फैक्टर होता है RH फैक्टर, RH पॉजिटिव तथा RH नेगेटिव। जिन लोगों में RH फैक्टर होता है उनको RH पॉजिटिव कहते हैं, जिनमें नहीं होता है उनको RH नेगेटिव कहते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो है एक ब्लड बैंक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और उसके अलावा क्रॉस मैचिंग, एक ब्लड जैसे A वाला जो A ग्रुप का ब्लड है वो A ग्रुप के ब्लड को ही देगा, या B ब्लड ग्रुप वाला जो है वो B ग्रुप वाले ब्लड को ही मरीज को ब्लड देगा, क्योंकि जो है उसको जो है मैच कराना पड़ता है। क्रॉस मैचिंग का जो मेथड होता है ये माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। इसमें मरीज के रक्त को जो है डोनर के रक्त से मिलाया जाता है। तो पहले तक, अभी तक हम वहाँ पिथौरागढ़ में जो हमने शुरू किया तो वो क्रॉस मैचिंग जो है माइक्रोस्कोप से करते थे। तो और या ग्रुपिंग करते थे तो वो स्लाइड मेथड से होती है। तो स्लाइड मेथड में एंटी सिरा यूज होती है। अब जो है इतने सालों में जो चेंज हुआ तो वो जेल टेक्निक अब आ गई है। अच्छा। तो जेल टेक्निक के द्वारा जो है वो ब्लड ग्रुपिंग की जा रही है और क्रॉस मैचिंग भी जो है अब जेल टेक्निक के द्वारा की जा रही है। ये नई टेक्नोलॉजी है। तो ब्लड देना तो उसमें एक्यूरेसी भी आती होगी, उसमें बहुत एक्यूरेसी आती है। और उसके अलावा डोनर सिलेक्शन, जो रक्तदाता हमारे पास आता है उसका सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। उसको 18 साल से ऊपर उम्र हो तथा
अब उसकी आयु जो है पहले 60 साल थी मैक्सिमम, अब उसको बढ़ा के सरकार ने 65 कर दिया है। 65 साल तक का अगर स्वस्थ व्यक्ति है, जो भी स्वस्थ व्यक्ति, कोई भी किसी बीमारी से संक्रमित ना हो, उसके शरीर में जो है कोई भी इस तरह की कोई संक्रमण ना हो, जो मैंने 5 बीमारियां बताई हैं इनका संक्रमण ना हो, इसके अलावा जो है वो कैंसर, दमा, तपेदिक वगैरह इन सब से भी ग्रसित ना हो, तो वो व्यक्ति, जो स्वस्थ व्यक्ति जो है, वो अपने स्वैच्छिक आधार पर आकर के ब्लड डोनेशन कर सकता है। और रक्तदान के पश्चात जो है कोई कमजोरी नहीं होती है। ये जो एक मिथ है कि ये मिथ है, कमजोरी हो जाएगी जी। तो 350 ml जो है रक्त उसमें हम डोनेट करवाते हैं, और दिए गए रक्त की आपूर्ति भी बहुत जल्दी हो जाती है। क्योंकि अगर हम रक्त डोनेट नहीं कर रहे हैं तो हमारे जो शरीर में लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी हैं, वो 120 दिन का उसका लाइफ स्पैन होता है। 120 दिन बाद तो वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। इससे अच्छा वो आरबीसी को डोनेट करके किसी के काम आ जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वतः उसका शरण होता है शरीर के अंदर, तो वो डोनेट कर दी तो किसी की जिंदगी बच जाती है। जी, ये भी एक मिथ है कि ब्लड देते रहने से हमारे शरीर में स्वस्थ और फ्रेश ब्लड आते रहता है, ऐसा कुछ कहते हैं लोग। जी, अच्छा, इसमें जो है हमें साल में जो है 3 बार ब्लड दे देना चाहिए। जैसे 3 महीने का अंतराल या 4 महीने का अंतराल रखना चाहिए। 4 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार ब्लड दे दिया तो साल में 3 बार या 4 बार ब्लड हो जाता है। तो वो जो पुराना ब्लड हमने निकाला है, जो ब्लड सेल्स जिनकी कार्यकाल पूरा हो गया, तो नई सेल्स फिर वो हमारी बोन मैरो को एक्टिवेट करती हैं और नई सेल्स बनती हैं। तो पहले तक तो हम जो है पूरा होल ब्लड जो है मतलब कलेक्शन करते थे, जिसमें प्लाज्मा और आरबीसीज, प्लेटलेट वगैरह सब मिली रहती थी। ये सब मिक्स होकर के होल ब्लड कहलाता है। तो वो पूरा का पूरा चढ़ाया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे करके जो है ये कंसेप्ट खत्म हो रहा है, पुराना हो गया अब कंपोनेंट का जमाना आ गया है। अच्छा। तो हमने भी पिथौरागढ़ में जो है कंपोनेंट अब बनाना शुरू कर दिया है, बल्कि हर जनपद में कंपोनेंट अब बनने शुरू हो गए हैं। कुछ ही जनपद क्या होते हैं, थोड़ा सा बताइए। कंपोनेंट में जो है होल ब्लड में से आपने उसके तमाम सारे कंपोनेंट्स अलग कर दिए। जी, कंपोनेंट के लिए जो है ब्लड बैंक का, जैसे मैंने बताया था 100 स्क्वायर मीटर एरिया था, तो उसमें 50 स्क्वायर मीटर और हमें अतिरिक्त एरिया लेना पड़ेगा। उसमें एक नया कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो है एक मैन पावर थोड़ा सा और बढ़ा दी जाती है। थोड़ा टेक्निकल सुपरवाइजर वगैरह रख दिए जाते हैं, 1-8 टेक्नीशियन और बढ़ाए जाते हैं, और उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है मेडिकल कॉलेज में, या फिर वहीं पे जा करके, हमने तो खुद ही ट्रेनिंग दे दी थी। तो वहां पे जो है इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। तो उसमें जो है आपका रक्त से, होल ब्लड से जो है एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, बड़ी मशीन, जिसको रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। उस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर जो है तापमान भी कंट्रोल होता है, और रक्त को जो है अलग अलग भागों में तोड़ा जाता है। तो उसमें जो है प्रोग्राम सेटिंग की जाती है। तो उसमें पहले हमको प्लेटलेट बनाना है, या हमको प्लाज्मा बनाना है, या हमको पैक्ड सेल्स बनानी है। अच्छा। तो हमको होल ब्लड से जो है इतने भागों में हम तोड़ सकते हैं। होल ब्लड को प्लाज्मा में तोड़ सकते हैं, पैक्ड सेल्स में तोड़ सकते हैं, और प्लेटलेट में तोड़ सकते हैं, या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में तोड़ सकते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, तो ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए। तो इन कंपोनेंट्स का अलग अलग बीमारियों में यूज होता है। जैसे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है, उसको जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में यूज करते हैं। अच्छा। या फिर बर्न के केसेस हैं, उसमें यूज करते हैं। और प्लेटलेट्स को जो है डेंगू में ज़्यादा यूज करते हैं। जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, इडियोपैथिक थ्रोम्बोप्लास्टिक एनीमिया होता है, उसमें यूज कर सकते हैं। और जहाँ एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई हो, तो वहाँ भी प्लेटलेट का यूज होता है। तो ये जो प्लेटलेट को हम अलग डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा को अलग डिवाइड करते हैं। पैक्ड सेल्स जो होती हैं वो एनीमिया के लिए दी जाती है। जी सर, प्लाज्मा कहाँ पर इस्तेमाल होता है? प्लाज्मा बर्न के केसेस में। अच्छा। या शॉक के केसेस में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशंस हैं, तो वहाँ पे दी जाती हैं। जले हुए मरीजों को दिया जाता है। तो ये, और हमने बीच में कोविड में जब इसका इस्तेमाल हो रहा था शुरू में, तो वो कोविड संक्रमित लोगों से प्लाज्मा लेकर के दूसरे को ट्रांसमिट किया जाता उस समय। तो वो भी प्लाज्मा थेरेपी करके उस समय काफी प्रचलित हुई थी। कोविड-19 के दौरान। तो प्लाज्मा के अलग अलग यूज हैं, और इसको सर्जन्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा। तो सर, हमारी ह्यूमन बॉडी में कितना लीटर ब्लड होता है? हमारे अमूमन जो है 5 से 5.25 लीटर जो है ये ब्लड होता है। अच्छा। एक स्वस्थ व्यक्ति में। जो हम कहते हैं कि एनीमिया की कमी है, तो वो क्या किस कंपोनेंट के कम होने से होती है, या होल ब्लड? हमारे रक्त में जो है आयरन की जब भी डेफिशिएंसी होगी, आयरन जो है हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने में महत्वपूर्ण एक संरचना का एक पार्ट होता है।
तो जहाँ भी आयरन या विटामिन बी 12, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आयरन की कमी होगी या विटामिन बी 12 की कमी होगी तो वहाँ जो है एनीमिया होगा। हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है अगर 12 ग्राम से कम है तो उसको एनीमिया कहते हैं, माइल्ड ग्रेड का। और 8 से अगर कम है तो मॉडरेट कहते हैं। और 7 से और नीचे आ गया, 5, 4, 3 तक आ गया तो उसको सीवियर एनीमिया कहते हैं। तो 3 कैटेगरी इसकी एनीमिया की बनाई गई है। तो उसी आधार पे जो है एनीमिया का ट्रीटमेंट किया जाता है। और ब्लड का, होल ब्लड का कंसेप्ट अब धीरे 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 करके जो है कम होता जा रहा है। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इसके लिए लाइसेंस की बहुत जरूरत होती है। अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है किसी भी ब्लड बैंक को जो लाइसेंस तब देती है जब सारे मानक वहाँ पूरे होते हैं। सर क्या क्या मानक होते हैं उसमें? मानक में जो है मैंने बताया, जैसे आपको मैन पावर पूरी होनी चाहिए, डॉक्टर्स उसमें क्वालिफाइड होना चाहिए, पैथोलॉजिस्ट या फिर कोई मेडिकल अफसर ऐसा हो जिसने जो ब्लड बैंक की ट्रेनिंग की हो, पूरा टेक्निकल स्टाफ वहाँ पे होना चाहिए, पूरे इक्विपमेंट्स जो होने चाहिए, एसओपीज होनी चाहिए उनकी बनी हुई, एक एक इक्विपमेंट की एसओपीज होनी चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट का जो है वहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। उसके जो रजिस्टर्स होते हैं उसका रिकॉर्ड कीपिंग है। आजकल तो जो है कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग भी किया जाता है। ई रक्त एक प्रणाली है जिसमें कि जो है उसको ऑनलाइन, उसकी ऑनलाइन ब्लड बैंकिंग की जा रही है, 24 घंटे उसकी निगरानी की जा रही है। तो ये सब चीजें जो है वो देखते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन होता है, आपके राज्य की टीम का होता है, फिर केंद्रीय टीम का होता है, फिर कंबाइंड इंस्पेक्शन होता है, तब जाकर के जो है ब्लड बैंक का या ब्लड कंपोनेंट सेंटर का जो है लाइसेंस प्रदान किया जाता है। जी सर, इस वक्त पे कहाँ कहाँ पे ब्लड बैंक हैं उत्तराखंड में? क्या सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं? सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है जी, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 13 के 13। तो कहीं पे अगर कमी पड़ गई तो अधिकता हो गई तो आपस में फिर हाँ कहीं पे जैसे सर्कुलेशन होता होगा। जैसे नजदीकी एरिया में जैसे देहरादून है या हल्द्वानी है, हल्द्वानी के आसपास तो ब्लड बैंक है। हल्द्वानी में जैसे अधिकता हुई तो रुद्रपुर यहाँ से नजदीक है, वहां शिफ्ट कर दिया। या देहरादून में ज्यादा है तो आपका जो है हरिद्वार शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से ही कर सकते हैं। लेकिन पहाड़ में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। पहाड़ों में ये होता कि जो है तो डिस्टेंस है, वहां पे को जो है ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उचित तापमान पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। और उसके लिए वैन भी जो है बीटी वैन, जिसको ब्लड ट्रांसपोर्टेशन वैन कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है ताकि वो सेकिंग ना करे। तो सर वो ब्लड बैंक को मिली रहती होंगी, कितनी है उनके पास? आपके पास जैसे पिथौरागढ़ में कितनी है इस वक्त? पिथौरागढ़ में तो नहीं है हमारे पास, एक भी नहीं है, वहाँ नहीं है। लेकिन इधर हल्द्वानी में है। हमको जब डिमांड करनी होती थी तो हम यहीं से हल्द्वानी से करते थे, तो कैंप के लिए यहाँ से दे देते हैं। अच्छा। तो हमको धारचूला में हमने कैंप लगाना है, मुंशियारी में हमने कैंप लगाए। सर कायदे से तो फिर हर डिस्ट्रिक्ट के पास कम से कम एक होनी चाहिए ना? हाँ, हमारे पास थी पहले तो, लेकिन वो ऐसा हुआ कि कैंप की वो थोड़ी संख्या कम हो रही थी। तो फिर वो एक रीजन हमारा दूसरे गढ़वाल रीजन में कहीं पे कैंप ज्यादा हो रहे थे तो फिर वहां शिफ्ट हो गई थी वो। तो आवश्यकता अनुसार उसको शिफ्टिंग भी कर देते हैं। जी। और कैंप जो है हमने दूरस्थ स्थानों पे सभी लगाए हैं, धारचूला, मुंशियारी, इवन चंपावत भी जो है जिला, पहले हम लोग वहाँ पे ब्लड बैंक नहीं था तो हम लोग जो है पिथौरागढ़ से वहाँ ब्लड भेजते थे और वहाँ पे जाकर के शिविर लगाते थे। अब फिर चंपावत का जो ब्लड बैंक जब स्टार्ट हुआ तो उसके लिए भी जो है हमको वहाँ पे बुलाया गया, तो उसका भी उद्घाटन हमने करवाया था और वहाँ की स्थापना में योगदान दिया था। तो इस तरीके से जो है। सर शिविरों में क्या करते हैं, जागरूक करते हैं या ब्लड भी वहाँ पे चढ़ाते हैं? शिविरों में जाकर के जो है सबसे पहले जो है उनकी तरफ से जो शिविर लगाना चाहता है, जो संस्था शिविर लगाना चाहती है, माना जैसे आईटीबीपी है या आर्मी है या इंजीनियरिंग कॉलेज है या डिग्री कॉलेज है, तो वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर के जो है शिविर लगाइए और ये चीज़ें जो है आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। तो वो हमें हमसे पहले एक लेटर उनसे एक कंसेंट आती है कि तभी उसको शिविर लगाया जाता है। वो सीएमओ के पास आता है, तो सीएमओ फिर उसको सैंक्शन करेगा तो फिर हम जाकर के वहाँ पे फिर वो शिविर लगाते हैं। और दूसरा एक ये है कि हमको जब आवश्यकता होती है, हमको माना रक्त हमारे ब्लड बैंक में खत्म हो गया तो हम जाकर के जो है वहाँ पे उस इंस्टीट्यूट में जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप क्या हम शिविर लगाना चाहते हैं, आप ब्लड डोनेट करिए। और आप ब्लड डोनेशन के लिए जो है पहले इनको तैयार करिए और वहाँ पे जाकर के स्क्रीनिंग की जाती है। सबसे पहले तो जो रक्तदाताओं में पहले प्रचार प्रसार किया जाता है कि रक्त को देने से कोई नुकसान नहीं होता, 18 से 60 साल तक के 65 साल तक के व्यक्ति इसको दे सकते हैं, स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करे। उसके अलावा उनकी जांच की जाती है, उनका वजन जो है 45 किलो से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा। और हीमोग्लोबिन जो है 13 ग्राम से ऊपर होना चाहिए और कोई भी उनको बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो सर ऐसे आप जब शिविर लगाने जाते हैं तो वहाँ पे अचानक कैसे चेक करते हैं कि इनको कोई बीमारी है कि नहीं है? वहाँ पे को हम लोग इक्विपमेंट ले जाते हैं, हीमोग्लोबिनोमीटर ले जाते हैं, वेट मशीन ले जाते हैं, ब्लड प्रेशर मशीन ले जाते हैं और कुछ क्विक टेस्ट वाले होते हैं
वो रैपिड टेस्ट तो जो हम वहाँ पे कर सकते हैं, रैपिड वाले तो 10 से 15 मिनट में रिजल्ट दे देते आ हैं, जाता है जी। लेकिन वो अर्जेंट नहीं होता है इतना। तो इसलिए क्या होता है कि शिविर में अगर हम इसको करने के लिए बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो वहाँ पे शिविर में जो है कलेक्शन कर लेते हैं, बाद में उसको ब्लड टेस्ट कर ग्रुपिंग लेते हैं। करके और उसकी स्क्रीनिंग करके, बाकी हीमोग्लोबिन और वेट वगैरह लेने के पश्चात जो है, जब वो स्वस्थ है उससे कंसल्ट लेने के बाद उसको ब्लड को वहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। उस ब्लड को जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर मुख्यालय लाया जाता है। तो वहाँ पे फिर लेबोरेटरी में जो है एक साथ जो है वो बैच के साथ जो है वो उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। अच्छा। तो 5 बीमारी की जो जांच है वो रक्त को ब्लड बैंक में आने के पश्चात ही जो है वहाँ पे एलाइजा मेथड से भी की जाती है। अच्छा। एलाइजा में लग जाते हैं 1.5 से 2 घंटा। तो इसलिए जो है एक नेट टेस्टिंग भी आजकल चली है, मॉडर्न बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक है। तो एलाइजा में तो 1.5-2 घंटे लगते हैं। HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के लिए जो है एलाइजा टेस्टिंग की जाती है। बाकी मलेरिया के लिए स्लाइड से भी कर सकते हैं, और दूसरा रैपिड टेस्टिंग है। और VDRL के लिए जो है स्ट्रिप टेस्टिंग से करते हैं। और HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के लिए नेट टेस्टिंग के लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कहते हैं उसको। अच्छा। तो वो जो है उसके लिए सैंपल जो है हम लोग वहां से हल्द्वानी भेजते हैं, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में। अच्छा। तो यहाँ पे ये सुविधा है पूरे कुमाऊं रीजन के लिए कि, और गढ़वाल के लिए, कि जो है यहाँ पे आकर के जो है वो नेट टेस्टिंग से ये फायदा होता है कि वो इन्फेक्शन जो है अर्ली स्टेज में पता लग जाता है। जैसे HIV का इन्फेक्शन है तो वो, तो इससे फिर आप उस पेशेंट, उस डोनर को भी बताते होंगे हाँ, कि आपके ब्लड में ये विकार निकला है। हाँ। अच्छा। तो उससे विंडो पीरियड जो है नैरो हो जाता है, काफी कम हो जाता है। जो जो हमारी ऑर्डिनरी मेथड होते हैं या सिंपल किट्स होती हैं उसके कंपैरिजन में जो है नेट वाली टेस्टिंग से जो है विंडो पीरियड काफी कम हो जाता है, इन्फेक्शन पीरियड कम हो जाता है, और डिटेक्ट हो जाता है कि ये बीमारी इसको है, तो उसको ट्रीटमेंट करने में काफी आसानी होती है। और उस ब्लड को जो है फिर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। वो किसी के काम का नहीं है। क्योंकि उसमें सर, इन्फेक्शन ब्लड से कितने तरह के विकार होते हैं वैसे? अगर ये 5 तरीके की मैंने बताया था। एक तो सबसे गंभीर बीमारी है HIV इन्फेक्शन, दूसरा है हेपेटाइटिस बी, तीसरा है हेपेटाइटिस सी, चौथा है मलेरिया, और 5वां है आपका VDRL या यौन जनित रोग या गुप्त रोग जिसको कहते हैं। वो जो है 5 बीमारियां हैं। अच्छा। तो ये मुख्य। तो आपने कोई शिविर लगाया, आपने वहाँ पे कुछ टेस्ट किए, वेट नापा, ये सब किए, उसके अलावा आपने ब्लड ले लिया, फिर आप उसको मुख्यालय में लाए। वहाँ पे फिर स्क्रीनिंग होती है, एलाइजा होता है, ये नेट टेस्ट होता है। वहाँ पे फिर हर ब्लड को पर्टिकुलर देखा जाता है कि इसमें कोई विकार तो नहीं है। इसमें कोई, और कुछ टेस्ट के लिए यहाँ भेजा जाता है। हाँ, उसमें नहीं, पहले टेस्टिंग तो सारी हो जाती है। हाँ। तो उसमें से कुछ हम उसको पायलट के तौर पे जो है, जैसे 20 या 25 सैंपल हम यहाँ भेज देते हैं सुशीला तिवारी। अच्छा, पायलट के तौर पे सारे नहीं भेजते हैं, कुछ। हाँ, मतलब क्योंकि कुछ हमें वहां भी रखने पड़ते हैं। पता चला हम 25 यूनिट लाए कैंप से, और 25 के 25 हमने वहां रख लिए। अब हमारे रात को मरीज आ गया, उसको ब्लड चाहिए, तो हम उसकी तो जान चली जाएगी। तो अगर उस ब्लड में कोई विकार हुआ तो उसमें उसको पहले ही जांच कर लेते हैं वहां पे, सारी अपनी एलाइजा मेथड से। अच्छा। और जो रैपिड मेथड है उससे कर लेते हैं। और वो करने के पश्चात जो है फिर इस ब्लड को जो है उसमें से कुछ यूनिट हम यहाँ भेज देते हैं, उसका सैंपल। अच्छा। तो यहाँ पे नेट टेस्टिंग करने के पश्चात नेट टेस्टिंग की रिपोर्ट भी जो है नेक्स्ट डे आ जाती है। पहले दिन हमने सैंपल भेजा, वो तो मेल से भेज देते हैं। अच्छा। तो फिर वो कोई तो सर, ऐसा कई बार हुआ है कि विकार निकला हो ब्लड में और फिर आप लोगों ने उनको बताया हो? हाँ, ऐसा कई बार ऐसा होता है। ऐसा होता है, उसको काफी गुप्त रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है उसको। तो फिर इस लिहाज से अगर कहें तो ब्लड डोनेट करना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट अगर आपको कोई इस तरह की बीमारी हो रही होगी तो उसका मालूम तो चल जाएगा आपको, है ना? जी जी बिल्कुल। और उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, उसकी काउंसलिंग की जाती है। हर जिला अस्पताल में एक काउंसलर की नियुक्ति की गई है, जो कि HIV, एड्स और ये हेपेटाइटिस बी, सी, इन सब से संबंधित बीमारियों से जो है वहाँ पे काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग के साथ साथ फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए भी भेजा जाता है। ART सेंटर वहाँ पे खुला हुआ है, तो ART सेंटर में उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। और अगर वो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी से पीड़ित है तो फिर उसको जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी पड़ती है, गैस्ट्रो के पास भेजा जाता है। अच्छा। तो निदान हो जाता है। अच्छा। तो ये अपने लिए तो अच्छा ही है जी। सर, इसके अलावा जैसे ब्लड बैंक हैं, उनमें स्टोरेज की क्षमता होती होगी, कितना लीटर? हाँ, तो उसमें ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर जो है इसी हिसाब से बनाए, बैग्स के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे 100 बैग का छोटा होता है, 300 बैग का है, 300 बैग्स का, 500 बैग्स का, अलग अलग उसकी अलग अलग। पिथौरागढ़ में कितने बैग्स का है?
हमारे पास इस समय दो दो ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर हैं जो 300 के हैं। 600 यूनिट 600, वहाँ पे तो आ 600 सकता है। यूनिट हमेशा रहती है? हमेशा तो नहीं रहती है अच्छा। वो, क्योंकि अगर ज़्यादा हम उसको कैंप में से लाएं तो फिर वो उसको डिस्कार्ड का भी थोड़ा खतरा रहता है, तो हम उसी लिमिटेड के हिसाब से रखते हैं, आवश्यकता नीड बेस के आधार पे। जैसे हमारे महिला अस्पताल को पर मंथ जो है कितने की ज़रूरत है, जिला अस्पताल को कितने की ज़रूरत है, और एक आध जो है और मिलिट्री हॉस्पिटल है उसको कितने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे आर्मी के पास भी ब्लड बैंक नहीं है, तो वो भी जिला अस्पताल के ऊपर निर्भर है। अच्छा। तो वो उसको नीड बेस के आधार पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें इतने की ज़रूरत है पर मंथ, तो उसी के आधार पे हम वहाँ पे कलेक्शन रखते हैं ताकि जो है डिस्कार्ड भी न करना पड़े ज़्यादा। अच्छा अच्छा सर, कितनी लाइफ होती है उसको? पाउच कितने समय तक रख सकते हैं? उसमें ये होल ब्लड का जो 35 डेज है। ओनली? हाँ, 35 दिन है। अच्छा। और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का 1 साल है। अच्छा। 1 साल तक प्लाज्मा तक रख रख सकते सकते हैं। हैं जी। और प्लेटलेट का 5 दिन है। अच्छा। 5 दिन के अंदर उसको यूज करना है। ओके। और पीआरबीसी जो पैक्ड सेल्स होती हैं उसका भी 35 डेज है। अच्छा, जी। तो फिर ये 5 दिन के बाद आपको प्लेटलेट्स फिर डिस्कार्ड करनी है? हाँ अगर बची हैं तो वो डिस्कार्ड होनी हाँ। है। तो डिस्कार्ड कितना हो जाती हैं, या और इस्तेमाल कितना होता है? अब वो प्लेटलेट तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ऑन डिमांड बनाते हैं। जैसे यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे डेंगू वगैरह ज़्यादा होता है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। अब जहाँ पे लिमिटेड पॉपुलेशन है और डेंगू की कोई ऐसी वहाँ पे आशंका नहीं है, आशंका नहीं है, तो वहाँ पे जो तो है ऑन डिमांड आप ऑन बनाते डिमांड हैं? जब भी जरूरत हो तो तीन सर चार कितना वक्त लगता है बनाने में? 3-4 घंटे में बन जाती है प्लेटलेट। अच्छा। हाँ, 3-4 घंटे प्रोसेस के पश्चात वो अच्छी सी प्लेटलेट बन के फ्रेश प्लेटलेट बन जाती है। तो उसका वो ज़्यादा एडवांटेज असर। रहता है। जी तो जी जी डिस्कार्ड भी इक्का दुक्का ही कभी कभी होती है। जी जी जी। और तो ब्लड का आपने कहा कि 35 डेज के बाद हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है। हाँ, तो इसमें सर। होल ब्लड वो जो मैंने बताया था आपको हाँ पैक्ड सेल्स, हाँ। उसमें एक कंपोनेंट मिलाते हैं सैगम। हम्म, तो वो केमिकल उसमें बैग में मिला आता है वहीं से कंपनी से। अच्छा। तो उसके बाद जो है वो 5 दिन और बढ़ जाती है। अच्छा, उसकी वजह से। हाँ, तो 42 डेज करीब अच्छा बन जाती है। अच्छा। 40। सर, तो ब्लड बैंक्स में ब्लड की अधिकता है या कमी है, या क्या है, स्थिति क्या है? अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थिति है। हम्म हर जगह पे कहीं पे को जो है जहाँ पे डिमांड कम है तो वहाँ पे अधिकता भी हो सकती है। जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है वहाँ कमी भी हो सकती है। जैसे बड़े शहरों में हल्द्वानी में इधर ज्यादा डिमांड हुई, हाँ, यहाँ डिमांड ज़्यादा हुई पहाड़ों में थोड़ा कम हुई। क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज एरिया है पूरे पहाड़ का, तराई का ना, तो मेडिकल कॉलेज वगैरह में तो जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हालांकि प्लाज्मा तो एक्सेस में मिल जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी जो है प्लेटलेट की होती है। अच्छा। तो जो सीजन बरसात होता के है सीजन डेंगू में। वगैरह, तो उस समय थोड़ा सा होती है, लेकिन कंट्रोल हो जाता है क्योंकि उसको सपोर्ट करने के लिए प्राइवेट में भी ब्लड बैंक खुल गए हैं। जैसे हल्द्वानी में भी प्राइवेट भी है। प्राइवेट ब्लड बैंक भी है, तो वो उसको उनसे भी सहायता मिल जाती है। तो ये भी एक जो है अच्छी बात होती है। इसके अलावा सर, जैसे ओ नेगेटिव और ये जो रेयर ग्रुप हैं, इनका ब्लड भी क्या उपलब्ध हो पाता है वहाँ पर? आप लोग रखते हैं? ओ नेगेटिव का, ए नेगेटिव का ये भी रखते हैं, क्योंकि कैंप में जो भी ब्लड देने के लिए आएगा तो उसको हम मना नहीं करते हैं। वॉलंटियर डोनर्स ये पूरी तरह से स्वैच्छिक कार्यक्रम है जी। तो अगर बैंक में एक एक यूनिट जो है नेगेटिव ग्रुप की रखी रहेगी तो वो इमरजेंसी में काम ही आएगी। और अब पता चला रात के 1 बजे या 2 बजे जो है कोई ए नेगेटिव का पेशेंट आ गया, अब हमें डोनर, हालांकि वहाँ पर डोनर की लिस्ट रहती है, रजिस्टर बने रहते हैं, अच्छा, उसमें ये जो सब रहता है? उनके टेलीफोन वगैरह नंबर रहते हैं। अच्छा। वॉलंटियर डोनर्स। तो खास तौर पे ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव का तो आप रखते ही होंगे। जी, तो इसलिए वो रखना जरूरी होता है। और बाई चांस नहीं हुआ तो फिर वो जो नंबर होते हैं उनको हम कॉल करते हैं। तो कॉल करके फिर उनको ब्लड बैंक में बुलाते हैं, फिर वो डोनेट करके फिर इस तरीके से काम चलाते हैं। जी। तो क्योंकि इमरजेंसी किस समय किस ग्रुप की आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जी। तो बहुत ही विस्तार से आपने पूरी ब्लड बैंक की पूरी प्रक्रिया को समझाया, और अभी कुछ ध्यान नहीं आ रहा मुझे कि और क्या पूछा जाना चाहिए, लेकिन तो ये है कि अवेयरनेस है लोगों में, मतलब कि आप ब्लड डोनेट करिए, उससे आपको भी फायदा होगा। जी। और ज़रूरत भी है ही। जरूरत भी है। जी। तो ऐसा नहीं होता कि विभाग जितने भी संस्थान हैं कुछ मैंडेटरी जैसा करें इसके लिए? हाँ, कि जैसे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, एक दिन यहाँ कैंप लग जाए, किसी स्कूल में कैंप लगे, इतने सारे युवा हैं, कहीं कॉलेजेस में लग जाए, तो ये करते हैं सर इस तरह की पहल? करते हैं इस तरीके का। हम लोग भी जो है वहाँ पे को आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आईटीबीपी है, एसएसबी है, और इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है और यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो है समय समय पे कैंप लगाते हैं।
और कुछ एनजीओज हैं वो काफ़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जी। और फैक्ट्रीज वाले होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं, और वहाँ पे भी कैंप लगाते हैं, तो उससे वो पूर्ति हो जाती है। जी सर, आपके अभी तक के कार्यकाल में कभी ऐसे मामले सामने आए कोई कि ब्लड गलत चढ़ गया हो, उससे कोई दिक्कत हुई या वहाँ पे तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी नहीं तक, हुआ? क्योंकि अच्छा। वो हमारे यहाँ पे एक तो लिमिटेड सप्लाई होती है वहाँ पे। जब पहले शुरू शुरू में तो जब आज से 20-25 साल पहले जो है, एक दिन में 2 ब्लड, 1 ब्लड, या अच्छा। कभी एक भी नहीं, ऐसा होता था। हम्म, किसी दिन एक भी नहीं ना, हम्म, तो महीने में 15-20, 20-25, तो उसमें कहाँ ये संभावना जी रहती है। जी जी जी। तो फिर धीरे धीरे करके आने वाले सालों में फिर धीरे धीरे बढ़ा, 100 ब्लड पर मंथ, या 150 ब्लड, या 200 यूनिट पर मंथ, ऐसा होने लगा। तो फिर धीरे धीरे बढ़ गया, लेकिन अभी जो है मतलब, क्योंकि वो जनपद छोटे हैं, वहाँ पे नीड बेस कम है, तो वहाँ पे ऐसी शायद गर्भवती महिलाओं को चढ़ाया जाता होगा खून। हाँ, उनको कई बार, है ना? गर्भवती महिलाओं के कॉम्प्लिकेशन, सीजर ऑपरेशन हैं, एक्सीडेंट वाले हैं, और इलेक्टिव सर्जरीज जो सर्जन हमारे करते हैं उनके लिए, और एनीमिया के जितने भी कैंसर के पेशेंट्स हैं। अच्छा। और बाकी ये आपका डायलिसिस वाले हैं, डायलिसिस वालों को भी वहाँ पे ब्लड की बहुत जरूरी होती है। आर्मी वहाँ पे ब्लड मांगती है, आर्मी के सर्जन्स वहाँ पे जो फिजिशियंस हैं उनको ब्लड की जरूरत होती है, बच्चों के लिए जरूरत होती है, थैलीसीमिया वालों के लिए जरूरत होती है। और आपका जो है, हालांकि थैलीसीमिया के पहाड़ों में तो कम बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है थैलीसीमिया के ज्यादा बच्चे हैं, तराई में, प्लेन्स में। थैलीसीमिया के बच्चों के लिए तो फिक्स करना होता है, उसके लिए पहले से तैयारी करनी होती है, क्योंकि उन बच्चों के लिए ब्लड जो है अलग से रखा जाता है, उनको ब्लड देना ही देना है। अच्छा। क्योंकि उनकी लाइफ ब्लड पे ही चलती है, ब्लड बनता नहीं है जीवन पर्यंत, उनको ब्लड, थैलीसीमिया में ब्लड नहीं बनता है? जी ओ, तो उनको एक अंतराल के बाद ब्लड चढ़ाना पड़ता होगा। चढ़ाना ही पड़ता है। अच्छा सर, कितनी तादाद होगी थैलीसीमिया के बच्चों की? काफी है। ये क्या केवल बच्चों में ही होता है थैलीसीमिया? हाँ, बच्चों में जेनेटिक डिजीज है। अच्छा जी, तो काफी कम होगा सर ये? जी कम है। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और समय समय पर आप और भी जानकारियां लेकर सर आते रहिएगा रेडियो स्टेशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, नमस्कार। जी जी जी। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहुत ही ज़रूरी जानकारी को आपने सुना, समझा, आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज इस की हो गई होगी कि कैसे कैसे ब्लड डोनेट होते हैं, कैसे उनको चढ़ाया जाता है, कैसे उनकी मैचिंग होती है। तो बहुत विस्तार से सर ने हमें बताया। बहुत शुक्रिया सर आपका। और दोस्तों, अपना फीडबैक दीजिएगा, कोई और जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर के साथ, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी के साथ में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।